बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जारी कर दिया है। उन्होंने बता दिया कि जनाब इमरान खान साहब ने बड़े झूठ बोले हैं, उनको झूठा डिक्लेयर कर दिया है और ममनुआ फंड्स का पूरा चार्ट दे दिया, कहाँ कहाँ से पैसे आए जो ममनुआ थे और फॉरेन फंडिंग कैसे हुई, ये तमाम चीज़ें उन्होंने बता दी हैं। और शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है पीटीआई को कि क्यों ना ये ममनुआ फंड जो है ये वक्त सरकार जब्त कर लिए जाए। और फिर उन्होंने काफ़ी वफाकी हुकूमत को भेजी अपने फैसले की कि वो उसकी रोशनी में अगर कोई काम कार्रवाई करना चाहते हैं तो वो वफाकी हुकूमत कर सकती है। और फिर उन्होंने अपनी जो दफ्तर है इलेक्शन कमीशन का उसको भी हदायत की है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई मजीद जो कार्रवाई हो सकती है वो शुरू की जाए, उसका एहतमाम किया जाए। अच्छा, अब इस फैसले के असरात क्या होंगे? फौरी असरात क्या होंगे? दूररस असरात क्या होंगे? खान साहब पे फौरी असर क्या पड़ेगा इस जजमेंट का? और आइंदा उनके साथ इस जजमेंट की बुनियाद पे क्या कुछ हो सकता है? कानून अपना रास्ता कैसे बनाएगा? बहुत सारे सवालात हैं। पहला सवाल तो यही एक जहन में आता है कि फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग में क्या फ़र्क है? भाई जी, जो ममनुआ फंड है, जो कानून है उसमें ये लिखा हुआ है कि जनाब फलां फलां काम है, यानी कि कंपनियों से पैसे नहीं लिए जा सकते, फॉरनर्स से पैसे नहीं लिए जा सकते, मल्टीनेशनल कंपनियों से पैसे नहीं लिए जा सकते, पार्टी फंड नहीं लिया जा सकता, दूसरे ममालिक से फंड नहीं लिए जा सकते। इसमें ममनुआ फंड्स में फॉरेन फंडिंग शामिल है। सिर्फ यही नहीं है, पाकिस्तान में जो है वो तो यही है कि जिन्हें कंपनियों से पैसे नहीं ले सकते आप, कि कल को उनके लिए ज़ाहिर है अगर कंपनियां पैसे देती हैं बैंक शेंक आपको कि जाओ जी मौज करो पार्टी फंड में, तो फिर वो ज़ाहिर है फिर जब आप हुकूमत में आते हैं तो फिर उनकी फेवर करनी पड़ती है। जैसे आरिफ नकवी का बार बार इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जनाब वो उसने जनाब इन्वेस्टमेंट की हुई थी मेरे लिए, ये वो वगैरह वगैरह। तो यही वजह है। और अगर फॉरेन फंडिंग आती है, दूसरे ममालिक से फंडिंग आती है, तो फिर उसका मतलब ये है कि कल को जब ये जमात बरसर इक़्तिदार आएगी तो, या बरसर इक़्तिदार नहीं भी आती, मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने के लिए, अफरा तफरी फैलाने के लिए, नफरतें फैलाने के लिए कोई जमात जो है बाहर से पैसे लेके ऐसी हरकतें कर देती है। और यहाँ तो डैम बनाने के हवाले से बहुत सारी बातें होती हैं ना, वो कालाबाग डैम बनने की जिन जमातों ने मुखालफत की थी, शायद वो किसी के इशारे पे वो मुखालफत कर रहे थे। बहरहाल इस तरह की बातें तो है ना। तो वो फॉरेन फंडिंग या बैरूनी इमदाद जो है वो इसलिए मना है कि वो जमात जो है, सियासी जमात, वो किसी और के हाथों इस्तेमाल ना हो जाए। अब उन्होंने जो पूरा एक चार्ट जो है वो 15 कालम है, उसमें उन्होंने वो शामिल किए हैं। 70 सफ़हात पर मुश्तमिल जो है वो जजमेंट है। वो चार्ट जो है वो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो 15 कालम है। उन्होंने वो उसमें एक एक चीज़ का बताया कि इतने पैसे फलां जगह से आए, फलां कंपनी ने दिए, और उसमें वो इंडियन खातून का भी जिक्र है, और नमिता शेट्टी का सिंगापुर की कंपनी थी, उसने भी कोई पैसे दिए हुए थे, आरिफ नकवी वाली का भी जिक्र है, और भी बहुत सारी फर्मों का और कंपनियों का जिक्र है कि किसने कितने कितने पैसे दिए। इसके अलावा भी ये जो चार्ट है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसके अलावा भी एक चार्ट है जिसमें जो इनफरादी तौर पे गैर मुल्की ने पैसे दिए हुए, हजार 100 डॉलर भी उसमें है। वो जिनका मैंने जिक्र किया था कि वो यूएस, कनाडा और यूके, ऑस्ट्रेलिया वगैरह के शहरी हैं, और वो जिन्होंने पैसे घुस दिए वो उनमें यहूदी भी हैं, यहूदियों के लिए काम करने वाले एनजीओज के अरकान भी हैं। भारतीय खातून का जिक्र मैंने कर दिया है। और वो कोई 34 जो गैर मुल्की हैं उनको वो चार्ट है, और 35 कारोबारी इदारे हैं इसमें जिनसे इन्होंने फंड लिए मुख्तलिफ। तो बहरहाल करोड़ों में ये फंड जो है वो बनते हैं, और उसका ज़ाहिर है फिर हिसाब किताब ये वो उन्होंने कहा जनाब ये जो हिसाब किताब खान साहब ने दिया है ये दुरुस्त नहीं है। तो इसलिए उन्होंने ये कहा जो फार्म 1 है, ये फार्म 1 है क्या? जो पॉलिटिकल पार्टीज आर्डर है 2002 का, जिसके तहत ये सारी कार्रवाई हुई है, वो ये कहता है कि जनाब हर साल डिक्लेरेशन देना पड़ेगा पार्टी को, जो उसकी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है मुतलका, वो एक खाता जो है
वो जमा करवाएगी कि 1 साल के दरमियान इतने पैसे इकट्ठे हुए, इतने अखराजात हुए, और उसके साथ एक सर्टिफिकेट देते हैं जो पार्टी हेड है, वो फॉर्म 1 है, उसमें वो सर्टिफिकेट देते हैं। इमरान खान साहब ने इस जजमेंट के मुताबिक 2008 और 9 के माली साल से लेके 2012 और 13 तक के जो सर्टिफिकेट्स दिए थे वो सारे झूठे थे, गलत थे, गैर मुनासिब या पोशीदा कुछ चीजें उन्होंने रखी हुई थी। तो वो 5 साल तक इन्होंने इलेक्शन कमीशन से झूठ बोला है खान साहब ने। अब इसको कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बयान अल्फी झूठा हो गया, झूठा बयान अल्फी साबित हो गया। वो झूठा बयान अल्फी अगर को देता है और अदालत उसको डिक्लेयर कर देती है तो 62(1)(f के तहत वो बंदा ताहयात नहल हो जाता है। जैसे जहांगीर तरीन का मैंने जिक्र किया था, फैसल वाडा का जिक्र किया था, नवाज शरीफ का जिक्र किया था, ये चीजें उसमें आ जाती हैं। तो लेकिन वो जो कानून है उसमें लिखा हो सर्टिफिकेट ऑन ओथ नहीं होता। वो बयान अल्फी कुछ और इन्होंने दिए हुए थे, लेकिन वो मैंने बताया इन्होंने गोल मोल बहुत सारी चीजें की हुई थी उनमें। तो केस की समाअत के दौरान जो बयान अल्फी वगैरह पेश किए गए थे, तो वो, लेकिन जो सर्टिफिकेट है जिसको उन्होंने कहा है कि फॉर्म 1 ये झूठा देते रहे हैं, वो फॉर्म 1 सिर्फ सर्टिफिकेट होता है जिसमें वो कहता है मेरे इल्म और यकीन के मुताबिक जो ये हम आपके सामने पेश कर रहे हैं रिकॉर्ड, ये दुरुस्त है। और दूसरी बात ये है कि अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये हनीफ अब्बासी बनाम इमरान खान नियाजी केस में, ये 2018 में साकम सारसा वाली अदालत ने ये डिक्लेयर किया था कि इलेक्शन कमीशन ना ही तो ट्रिब्यूनल है और ना ही कोई अदालत है। जबकि इनके आर्टिकल 62(1)(f जिसका जिक्र कर लो, उसमें लिखा हुआ है कि उस वक्त बंदा ताहयात नहल हो जाएगा लिखा हुआ, लेकिन ताहयात नहली तो सुप्रीम कोर्ट ने डाल दी ना बीच में, कि जब कोई अदालत डिक्लेयर कर दे कि ये सादक और अमीन नहीं है, ये झूठा है। तो अदालत, सुप्रीम कोर्ट ये डिक्लेयर कर चुकी है कि इलेक्शन कमीशन जो है ये ना ही अदालत है ना ही ट्रिब्यूनल है। जो मुतलका फैसला है जो इलेक्शन कमीशन ने आज जारी किया है, उसमें भी उन्होंने वो पैराग्राफ जो है वो लिखा है इलेक्शन कमीशन ने कि अगरचे हम अदालत और ट्रिब्यूनल नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह चुके हम तहकीकात कर सकते हैं 17(3) के तहत, आइन के आर्टिकल 17(3), वो जो पार्टी फंड का हर पार्टी पाबंद है कि वो हिसाब किताब देगी इलेक्शन कमीशन को, अपनी जो आमदनी और वसाइल जो हैं ज़राए आमदनी वो डिक्लेयर करेगी। तो अगर वो नहीं करती, वहां गड़बड़ होती है, तो सुप्रीम कोर्ट कह चुकी हुई है कि इलेक्शन कमीशन उसकी तहकीकात कर सकता है। तो उसी तनाजर में ये सारा जो फैसला है ये हुआ है। और फिर शोकाज नोटिस के हवाले से कहा जा रहा है कि जनाब ये गैर जरूरी है, पहले भी हो सकता था, लेकिन मेरा ख्याल है कानूनी तकाजा था, जरूरी था कि इसको शोकाज नोटिस जो है वो जारी किया जाता, वो फंड जो है वो जब्त करने के लिए। अच्छा, बाकी ये सारी चीजें उन्होंने मुख्तलिफ जजमेंट्स का हवाला दिया है, सुप्रीम कोर्ट भी जजमेंट है कि जो चीज डायरेक्ट जो है वो इलीगल है, गैर कानूनी है, तो वही काम इनडायरेक्टली किया जाए तो फिर भी वो गैर कानूनी ही रहेगा। यानी फंड जो है ये कहते हैं जनाब हमारे वहां लोगों को मिले, वहां से हम तो डायरेक्ट लिए नहीं, गोरों से या अंग्रेजों से या गैर मुल्कियों से, तो वो तो हमारे फलां बंदे ने को दिए, उन्होंने हमारे पास है, वो कहते नहीं, ये नहीं होता। ये पूरी जजमेंट जो है ये खान साहब की जो आप कहते हैं पीटीआई की जो मंजी है, ये फट्टे में डाल दिया उन्होंने। अब फट्टे से उठा के उनको जनाजा कैसे उठना है, किन लोगों ने उठाना है, इसमें हुकूमत जो है उसका भी ज़ाहिर, उसके बाल जो है उसकी कोर्ट में भी गई है। जो जिस कानून के तहत ये कार्रवाई हो रही थी, पॉलिटिकल पार्टीज आर्डर 2002 के तहत, उसका है चैप्टर 3 और उसका आर्टिकल है 15। वो पार्टी तहलील से मुतल्लक है। पॉलिटिकल पार्टीज आर्डर 2002 का जो चैप्टर 3 है वो कहते हैं कि कोई जमात तहलील कैसे होगी, तो उसमें ये उसके ताबे ये जो फैसला है उसके ताबे हुकूमत के पास अब ये इख्तियार आ गया है कि इस जजमेंट की रोशनी में जो एक कह लें फर्द जुर्म है, ये एक बुनियाद फराहम कर रही है हुकूमत को कार्रवाई के लिए। उस चैप्टर के मुताबिक फॉरेन एडेड जो जमात है और हुकूमत समझती है
کہ یہ ملک کی سالمیت کے خلاف کام کرنے والی کوئی جماعت ہے یا اس ایجنڈے پہ کام کر رہی ہے، تو پھر وہ آئین کے آرٹیکل 17 سب آرٹیکل 2 کے تحت، یعنی 17(2) کے تحت وہ ایک ریفرنس تیار کر کے سپریم کورٹ کو بھیج سکتی ہے کہ جناب اب یہ فارن ایڈڈ جو ہے یا فارن فنڈنگ سے چلنے والی جماعت، یہ چیز تو ثابت ہو گئی ہے، یہ کلیئر ہو گیا ہے، لیکن دوسرا حصہ جو ہے کہ یہ ملکی سالمیت اور حاکمیت اعلیٰ کے خلاف کام کرنے والی جماعت ہے، یہ فنڈز اس لیے فراہم کی، اس کے لیے جب یہ ریفرنس تیار کریں گے اس میں جو پورے الزامات ہیں، اس میں الزامات کے ثبوت جو ہیں وہ بھی ان کو شامل کرنے پڑیں گے، یعنی کہ اتنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ وہ جو قانون ہے اس میں لکھا ہو کہ ضبط کیے جا سکتے ہیں۔ اور پھر دوسرا یہ کہ یہ جو انہوں نے قرار دیا ہے الیکشن کمیشن نے، یہ آئین کے آرٹیکل 17(3) کی خلاف ورزی انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 17(3) جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہر جماعت پابند ہے کہ وہ اپنے جو آمدنی کے ذرائع ہیں، وسائل ہیں، وہ اوپن کرے اور وہ الیکشن کمیشن میں جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ پیش کرے۔ اس پہ پابندی جو لگنی ہے وہ لگنی ہے آئین کے آرٹیکل 17 سب آرٹیکل 2 یعنی 17(2) کے تحت، جس میں وہی بات ہے کہ اگر کوئی پارٹی ملک کی حاکمیت اعلیٰ اور سالمیت کے خلاف کام کر رہی ہے، وہ سمجھی جاتی ہے کہ جناب یہ درست کام پاکستان کے خلاف کام کرنے والی جماعت ہے، تو پھر وفاقی حکومت جو ہے وہ اس پہ پابندی لگا کے ایک ریفرنس بھیجتی ہے سپریم کورٹ کو تاکہ اس کو تحلیل کر دیا جائے، اور پھر سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک کیس کی طرح اس کی سماعت کرتی ہے، اور سپریم کورٹ میں جو بینچ ہیں اور سپریم کورٹ کا جو موڈ ہے اور کس حد تک کیسے وہ ریفرنس تیار کیا جاتا ہے، اس میں کیا شواہد شامل کیے جاتے ہیں، شہادتیں کیا ہیں، وہ ساری چیزیں اس میں وہ بتائیں گے اور پھر عدالت دیکھے گی۔ اور پولیٹیکل پارٹیز آرڈر جو ہے اس میں تو صاف طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب اگر فارن ایڈڈ بیرونی امداد سے چلنے والی کوئی جماعت ہے تو اس پہ پابندی لگ سکتی ہے۔ ظاہر ہے اگر بیرونی امداد سے کوئی جماعت کام کر رہی ہے پاکستان میں، بیرونی امداد سے چل رہی ہے، تو وہ اگر وہ ان کو پیسے دینے والے، جیسا کہ خان صاحب کی پارٹی کو جو پیسے ملے ہیں وہ انڈین بھی ہیں، اسرائیلی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، یعنی ایسے ممالک بھی ہیں جن کے ساتھ پاکستان کے یا تو تعلقات ہے ہی نہیں یا بہت خراب تعلقات ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، پاکستان کی استحکام اور سالمیت ان کی نظروں میں کھٹکتی رہتی ہے۔ تو پھر اس تناظر میں اگر دیکھا جائے اور چیپٹر 3 جو ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں اس کے تناظر میں حکومت کے پاس جو اختیار ہے کہ وہ کر سکے، اور دوسرا کہ ان کے خلاف ریفرنس کر سکتی ہے، اور دوسرا یہ کہہ رہے ہیں نا پولیٹیکل پارٹی آرڈر 2002 اس کے تحت کیونکہ الیکشن ایکٹ 2017 آ گیا تو پھر وہ کاروائی نہیں ہو سکتی، یہ بھی غلط بات ہے۔ وہ جس کا ذکر کیا نا میں نے، حنیف عباسی کیس بنام عمران خان نیازی کیس، ثاقب نثار والی، اس نے عدالت نے خود یہ کہا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کے تحت کاروائی کر سکتا ہے، یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ تو یہ کوئی سوال ہے ہی نہیں کہ جناب اس قانون کے تحت کاروائی اب ہو سکتی تھی یا نہیں ہو سکتی تھی، یہ بھی سوال کوئی نہیں ہے۔ اور دوسرا، قانون اپنا راستہ کیسے بنائے گا؟ قانون کا راستہ جو ہے وہ وفاقی حکومت کی طرف سے گزر کے سپریم کورٹ تک وہ جائے گا۔ سر دست جو ہے اس جماعت کو جو ججمنٹ ہے سامنے آئی ہے اسے سر دست فوری طور پر کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک تو یہ کہ وہ عدالت ڈکلیئر کر چکی ہے، الیکشن کمیشن نے خود اس کا ذکر کیا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن عدالت یا ٹریبیونل نہیں ہے، اس لیے اگر عمران خان کے بیان الفی کو وہ جھوٹا یا کچھ بھی ڈکلیئر بھی کر دیتے تو پھر آخر کار معاملہ عدالت میں ہی جانا تھا، کیونکہ وہ عدالت اگر ڈکلیئر کرتی ہے کوئی بندہ جھوٹا ہے، وہ بے شک سول کورٹ ہو یا کوئی ٹریبیونل ڈکلیئر کرتا ہے، پھر تو وہ 62(1)(f) کے زمرہ میں آتا ہے۔ لیکن یہ ایک تو یہ کہ یہ سرٹیفکیٹ تھا، سرٹیفکیٹ آن اوتھ نہیں تھا، آن اوتھ نہیں ہوتا جو فارم 1 کا وہ بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے جو ان کے بیان حلفی وغیرہ تھے جماعت کے، ان کے حوالے سے انہوں نے عدالت نے کوئی ذکر نہیں کیا اور نہیں کہا کہ یہ فلاں بیان حلفی جھوٹا تھا۔ انہوں نے فارم 1 کو کہا ہے کہ 5 سال تک فارم 1 جو ہے
जिसमें उन्होंने सर्टिफिकेट देना होता है पार्टी हेड ने, वो झूठा था, वो गलत है। बहरहाल ये डिक्लेयर्ड हो गए हैं झूठा। खान साहब जो है, जो दूसरों को झूठा झूठा कहते थे, एक आईनी इदारे ने उन्हें कह दिया है कि खान साहब तुसी तो झूठे हो। इसको कुछ लोग मिलाते हैं गिलानी, यूसुफ रजा गिलानी वाले केस के साथ। यूसुफ रजा गिलानी को उन्होंने तौहीन अदालत में सजा दी थी। उन्होंने फौरी तौर पर यह नहीं कहा था कि आप नहल हो गए हैं, उन्होंने सजा दी थी। और फिर आइन के आर्टिकल 63 के तहत जिसको तौहीन अदालत में सजा हो जाए, उस वक्त तो ताहियात नहली थी। बाद में इन्होंने तरमीम करके मेरे ख्याल 5 साल या कुछ टाइम उसका कर दिया। कितने साल के बाद सजा पूरी होने के बाद वो अहल हो जाता है, इलेक्शन लड़ सकता है। और फिर वो नहल जो है वो उसके बाद एक और जजमेंट देना पड़ी थी, जिसके बाद वो उन्होंने कहा कि अब आप इनके 63 का अतलाक होगा। यहाँ 62(1)(f) का अतलाक जो है खान पे मैंने अर्ज किया, एक तो ये कि बयान हल्फी की बात नहीं है, जो फार्म 1 की बात है, और दूसरी बात ये कि ये अदालत नहीं है। ये अदालत से डिक्लेरेशन आएगा, फिर खान साहब जो 62, अब ये फौरी तौर पे इसको चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। शायद शोकाज नोटिस को वो जारी चैलेंज करेंगे। शोकाज नोटिस में फिर टाइम लगेगा, फिर वजूहात बयान करनी पड़ेंगी, ये बताएंगे जनाब इसलिए ये आप पैसे हमारे जब्त नहीं कर सकते। जैसे वो नहीं, जैसे कि डिग्री किसी के खिलाफ जारी हो जाती है, फिर उसके एग्जीक्यूशन के लिए दोबारा एक केस करना पड़ता है। ये वो वाला मामला हो गया। वो डिग्री हो गई है खान साहब के बाद, उस पर अमल दरामद के लिए अब कार्रवाई जो है वो शुरू होगी। बहरहाल खान साहब के लिए मजीद मुश्किलात होंगी। बहरहाल मैंने ये कहा था एक दिन, और कमेंट्स में लोगों ने बड़ा मेरी क्लास ली हुई थी कि जनाब आप पता नहीं क्या हो गए हैं, क्या नहीं हो गए। मैंने ये कहा था, ये हाइप क्रिएट ना करें इतनी ज्यादा। ये कोई ऐसी जजमेंट नहीं है कि अभी फैसला आएगा और खान साहब जो है वो कान से पकड़ के उनको घर भेज दिया जाएगा या जेल भेज दिया जाएगा। मैंने ये कहा था कि ये जो इलेक्शन कमीशन है इसके पास ये इख्तियारात है। आईनी तौर पर ये हो सकता है, कानून ये कहता है, इसलिए इस खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए कि जनाब शायद इमरान खान जो ही जजमेंट आएगी इमरान खान नाअहल हो जाएगा, पार्टी उसकी बैन हो जाएगी, और उसकी जो हुकूमतें हैं सूबों में, 2 सूबों में, क्योंकि उसके पार्टी अरकान नाअहल हो जाएंगे। कानून ये है कि जब कोई पार्टी जो है वो तहलील हो जाती है तो उसके जो अरकान हैं असेंबली के, कानून में ये लिखा हुआ है, तो फिर वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं करते। जिस दिन पार्टी तहलील होती है उसी दिन वो उनकी जो मेंबरशिप है वो भी खत्म हो जाए। वो नाअहल नहीं होते लेकिन वो डीसीट हो जाते हैं, कानून में ये लिखा हुआ है। तो ये ऐसी सूरत सरदस्त नहीं है। अभी अदालतों में जाना है मामला, शोकाज नोटिस को शायद वो हाई कोर्ट में चैलेंज करें, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाए, फिर इलेक्शन कमीशन। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने कानून के दायरे में और शहादतों की बुनियाद पे जो कुछ बनता था कानून के तहत वो उन्होंने किया है। यानी कि इस जजमेंट से वो इख्तियारात से तजावज़ नहीं कर सकते थे। मान लें, ये मेरा नहीं ख्याल कि किसी के दबाव पे ये कुछ चीज़ें छोड़ी है, नहीं। उन्होंने चीज़ें जो उनके पास मवाद था उसके मुताबिक उन्होंने बहुत ठोक बजा के बहुत मुहतात वो फैसला जो है वो जारी किया है। और ये जो शक था मेरे जहन में कि शायद कुछ अदारे जो होंगे वो खान साहब को बचाने के लिए कुछ कोशिश करेंगे या क्या करते हैं कि नहीं करते, मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन की हद तक वो प्रेशर नहीं डाला गया। अगर डाला भी गया है तो वो माना नहीं गया। और अब ये हुकूमत में देखते हैं कि सियासत है कि नहीं, साथ कहते हैं या सियासत साथ ये है या नहीं है, ये रेफरेंस बना सकती है नहीं बना सकती। एक पॉपुलर जमात है, बड़ी जमात है, अवामी रद्द अमल का सियासी फैसला, ये सारी चीज़ें हुकूमत को देखनी पड़ेगी। अगर आइन के आर्टिकल 17 सब आर्टिकल 2 के तहत वो कार्रवाई करना चाहती है, जवाज फराहम कर दिए है। अब यानी आप ये कह लें कि बुनियाद फराहम कर दी है इलेक्शन कमीशन ने। अब ये जो ऊपर इंजीनियर और कारीगर और मिस्त्री और मजदूरों का काम है वो बिल्डिंग कैसे तैयार करते हैं, अगर तो वो एक मुस्तहकम बिल्डिंग तैयार करने में कामयाब हो जाती है हुकूमत, तो फिर लेकिन बच्चे इंजीनियर भी तो पैजन देने ना, ये भी एक मसला ना। और फिर इंजीनियर के ऊपर एक सुपरवाइजर, एक और भी अथॉरिटी बैठी होंगी है किसी पासे, और अदालत भी
सारा कुछ, अगर तो बिल्डिंग मजबूत हो जाती है जैसे कि मैंने जिक्र किया, फिर तो खान साहब जो है वो, बहरहाल ये जो खान साहब के खिलाफ झूठा और ये वो फलां चीजें साबित हो गई है ना, उनके लोगों ने नहीं मानना मूनना। ये आप ना समझें कि इसकी बुनियाद पे, जनाब के जजमेंट की बुनियाद पे खान साहब की जो मकबूलियत है वो कम हो जाएगी, वो नहीं होगी। वो बल्कि एक और उनके हाथ में बयान आ जाएगा कि मैं क्या सी ना किरण मेरे खिलाफ फैसला देना, और दिता मेरे खिलाफ फैसला जनाब, और ये किया वो किया, उनके लोगों ने नहीं मानना। ये हाँ, ये हो सकता है कि जो थोड़े दिन न्यूट्रल्स हैं, अवाम की बात कर रहा हूं मैं, उनके जहन में ये बात आ सकती है, जो थोड़ी बहुत हमदर्दी किसी की थी कि जनाब ये ठीक आदमी है, वो तो कहेंगे जजमेंट देख के कि झूठा आदमी। और जजमेंट जो है अगर पढ़ेंगे आप तो वो ठोस शवाहद पे है, वो कच्ची जजमेंट नहीं है। बहरहाल जो उनका इख्तियार था उसके तहत उन्होंने जो कार्रवाई कर सकते थे उन्होंने की है, हुकूमत को भी भेज दी है। अब हुकूमत देख लें क्या करती है। अब मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नेवी इलाक के साथ, उसमें इस केस के हवाले से मजीद तफसीलात जो है वो मैं गोश्तगुजार करूँगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।